बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए बिहार पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के साथ फिजिक्स का क्वेश्चंस के साथ हम उपस्थित हैं इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पे, इंद्रधनुष में निम्न दिए गए रंगों में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देगा। हम जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जो कि विबग्योर या हिंदी में से बैनी या पिनाला कहते हैं। तो इसमें बी से ब्लू होता है। ऑप्शन में देखिए, काला नहीं इंद्रधनुष में नहीं होता है, तो यह काला रंग इंद्रधनुष में दिखाई नहीं देगा। देखते हैं अगला प्रश्न, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति प्लस 2 डायोप्टर है, उसकी दृष्टि में दोष है। चश्मे की शक्ति प्लस 2 डायोप्टर है, इसका मतलब है कि इसमें लेंस जो लगा हुआ है उत्तल लेंस है। और हम जानते हैं कि उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसकी दृष्टि में दोष है दूर दृष्टि दोष। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न भी बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया प्रश्न है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः पहले जल का, वायु के सापेक्ष जल का, और बाद में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया हुआ है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कहने का ये मतलब होता है कि वायु में प्रकाश की चाल Ca बाई जल में प्रकाश की चाल Cw। उसी तरह का वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मतलब हो गया वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन ग्लास। तो अब हमसे पूछा रहा है कांच का जल के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष उसको हम पहले लिखेंगे वेलोसिटी इन वाटर डिवाइडेड बाई कांच का, तो वेलोसिटी इन ग्लास ये लिखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं Cw बाई Cg। इसे हम लिख सकते हैं Ca बाई Cg इंटू Cw बाई Ca। अब देखिए Ca बाई Cg ये दिया हुआ है 3/2। यहाँ पर Cw बाई Ca नहीं दिया, इसका उल्टा दिया हुआ है, तो इसको भी हम उलट दें। 4/3 के जगह पे 3/4 हो जाएगा, बराबर 9/8 इसका अपवर्तनांक होगा। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है वह 9/8 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। ऑप्शन दिया हुआ पराश्रवी तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, यक्स किरण। तो इन सब में यक्स किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इससे ज़्यादा पराश्रवी का, उसके बाद प्रकाश तरंगे, और उस लास्ट में रेडियो तरंगे का होता। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है, यक्स किरण होगा। यह प्रश्न भी बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में ही पूछा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न।
एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं M1 एवं M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता दिया हुआ है, तो कुल आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी का हो जाएगा दोनों का गुणनफल M1 × M2, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? हम सूत्र जानते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर होता है sin A प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाई sin A/2, जहाँ A प्रिज्म का कोण है, तो हम लिखते हैं A की जगह पे 60 डिग्री प्लस डेल्टा m विचलन कोण यानी 38 डिग्री बटे 2, नीचे साइन A/2 का मतलब 60 डिग्री बटे 2। साइन 60 प्लस 38 करेंगे 98 बटे 2 करेंगे, ये आ जाएगा साइन 49 डिग्री। साइन 60 बटे 2 अर्थात 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान, अभी साइन 30 डिग्री ही ठीक है, साइन 49 डिग्री का मान इसमें दिया हुआ है 0.74, तो इसकी जगह पर 0.74 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री की जगह पे 1/2, अर्थात 2 को ऊपर ले जाएंगे गुना हो जाएगा 0.74 × 2 बराबर हो जाएगा 8 7 × 14, अर्थात 1.48 प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग है। प्राइमरी कलर कौन कौन होते हैं? लाल, पीला, नीला, ये तीनों प्राइमरी कलर होते हैं। मूल रंग होते हैं, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी हुई एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यह प्रश्न में बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछे गए प्रश्न है। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होगा 360 डिग्री बटे थीटा -1। यहाँ पर 360 बटे 6 60 डिग्री -1, 6 - 1 बराबर 5। इसमें 5 प्रतिबिंब बनेंगे, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक लेंस की शक्ति +6 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी होगी। लेंस की फोकस दूरी f बराबर हम जानते हैं 1/p, जहाँ की f मीटर में आएगा, तो 1/6 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलें तो 100/6 सेंटीमीटर भाग दे दें, इतना सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है। मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा। हम जानते हैं तालाब में पानी है और इसमें जो कुछ भी वस्तु है वह वास्तविक
से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है हमें। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसलिए हमेशा निशाना जो हमें लगाना पड़ेगा, जहाँ दिखता है वहाँ से जस्ट नीचे हमें लगाना पड़ेगा, मछली के कुछ नीचे लगाना पड़ेगा, तभी सही निशाना लगेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है तो 15 डिग्री कोण पर विचलित हो जाती है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक है। कह रहा है आपतन कोण यह 60 डिग्री है। जब वायु से द्रव में जाती है अर्थात सघन माध्यम में जाती है तो ये मुड़ जाएगी आपतन की तरफ, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। कितना मुड़ती है? यह कह रहा है 15 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री में 15 डिग्री घटा दे, अर्थात परावर्तन का कोण जो होगा, अपवर्तन का कोण होगा 60 में से 15 डिग्री माइनस कर दे 45 डिग्री, अर्थात आई का मान यहाँ पर 60 डिग्री और आर का मान 45 डिग्री। तो इससे हम द्रव का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। साइन आई अर्थात साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बटे साइन 45 डिग्री 1/√2। इसको हल कर दे, 2 × √2, ये आ जाएगा √2। इसे हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह रूट है, 3/2 का होल का अंडर रूट लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? इसके लिए एक छोटा सा याद करने के लिए ट्रिक, हमारा आँख उत्तल लेंस होता है। अगर इसके बाद आपको संतुलन में एक अवतल लेंस और उत्तल लेंस रखना हो तो क्या रखेंगे? अवतल रखें, ताकि आराम से एक दूसरे से सट जाए, हिले नहीं। और इसके बाद फिर हम उत्तल लेंस। तो आँख के नज़दीक में हमें कौन सा रखना पड़ा? अवतल लेंस, अर्थात निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जो दूर लेंस आँख से दूर रखते हैं उसे हम दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न में कह रहा था निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? पहला अवतल दर्पण तो हमेशा नहीं बनाता है, यह वास्तविक भी बनाता है। उत्तल दर्पण ये हमेशा बनाता है। उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण दोनों, बिल्कुल ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दोनों में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल में काल्पनिक के साथ साथ वस्तु के बराबर बनता है, और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। दर्पण अवतल है, तो अवतल दर्पण में वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब के लिए हमें वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखना चाहिए। तो देखिए, जो वस्तु वक्रता केंद्र पे होना चाहिए यह ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका
सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कहाँ बनेगा ये नहीं, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए वस्तु कहाँ पे है, कह रहा है फोकस इसका 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, अर्थात ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसका, प्रतिबिंब इसका काल्पनिक, और जो काल्पनिक होगा वह सीधा भी होगा प्रतिबिंब, और ये वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन देखें, काल्पनिक एवं बड़ा होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न भी बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इस वीडियो में इतना ही। शेष और प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।